तो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में स्वागत है। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की यह क्लास नंबर 10 है। इसके अलावा बाकी जो 9 क्लासेस हैं वो ऑलरेडी हमारे द्वारा हमारे चैनल पर डाल दी गई हैं। तो जो माता एवं बहनें उनको नहीं देखी हैं जाकर देख सकती हैं, वो सारी 9 क्लासेस हैं। इसके अलावा 2 क्लासेस आपकी डल गई हैं योजनाओं की क्लास के चक्कर में ये आपकी जो क्लास है इतनी लेट आई है। और ये जो आपके 1000 MCQ की सीरीज चल रही है वही वाली क्लास है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, जिन माताओं और बहनों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप हर क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिए गए हैं कि एड्स वायरस किससे नष्ट करता है, यानी कि जब एड्स वायरस किसी इंसान के शरीर में हो जाता है या एड्स हो जाता है उसको, तो क्या वो नष्ट करता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स को नष्ट करने से आपकी जो बॉडी की सारी प्रक्रिया है वो कमजोर हो जाती है। और लिम्फोसाइट्स क्या होता है, तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी बॉडी में जितने भी रोगों को लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वो लिम्फोसाइट्स के माध्यम से ही मिलती है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात करें तो WBC जिन्हें बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार होता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। लिम्फोसाइट्स को इम्यून सिस्टम के सैनिक भी कहा जाता है। तो लिम्फोसाइट्स को क्या कहा जाता है, इम्यून सिस्टम के सैनिक, क्योंकि ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर की उससे लड़ते हैं इसलिए। और लिम्फोसाइट्स के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होता है और एक टी लिम्फोसाइट्स होता है। और इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो येलो कलर का है ये प्लेटलेट्स है, और जो ये रेड वाला है ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स है, और इधर जो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी व्हाइट व्हाइट है ये व्हाइट ब्लड सेल्स यानी जो श्वेत रक्त कोशिका है ये होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसी अम्ल में उच्च है। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इसमें संतृप्त वसा अम्ल में उच्चतम कौन सा है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। कुक्कुट त्वचा जो है, पूर्ण वसा वाले दूध उत्पाद और उष्णकटिबंधीय तेल जो होते हैं ये वसी अम्ल में उच्चतम होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। संतृप्त वसा अम्ल SFA जो होता है वसा अम्लों का एक वर्ग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो यह जो है संतृप्त वसा ये किससे बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। फिर संतृप्त वसा अम्ल पशु आधारित खाद्य पदार्थों और वनस्पति स्रोतों में पाए जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं पशु आधारित जो खाद्य पदार्थ है जैसे कि मीट, मांस है ये, और इधर दूध वाले जो प्रोडक्ट है ये भी पशु से, दूध आपको पशु से प्राप्त होता है। तो ये हो गए। उसके बाद संतृप्त वसा अम्ल कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। तो संतृप्त वसा अम्ल जो है कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया है कि असुरक्षित यौन संबंध होगा यहाँ। असुरक्षित यौन संबंध के बाद आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का सेवन कितने समय के भीतर करना चाहिए, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 72 घंटे के भीतर जो है सेवन करना चाहिए। और गर्भ निरोधक की बात कर लेते हैं। तो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं गर्भावस्था को रोकने के लिए ली जाती हैं। इनमें हार्मोन होते हैं, यानी इन टेबलेट्स में क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी में जब टेबलेट जाती है तो गर्भावस्था को रोकने की जो वजह है, तो इनमें हार्मोन पाए जाते हैं जो शरीर के काम करने के तरीकों को बदलते हैं। ये हार्मोन अंडाशय और गर्भाशय को नियंत्रित करते हैं। ज़्यादातर गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं जो कि स्त्रियों की बॉडी में पाए जाते हैं वही इसमें होता है। ठीक है, ये जो मालारी टेबलेट है, गर्भ निरोधक टेबलेट है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया, स्तनपान लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि परिवार नियोजन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है। यह जो विधि है लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि परिवार नियोजन की कौन सी विधि है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृत विधि है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो लैक्टेशनल एमेनेरिया विधि LAM भी से बोलते हैं, एक गर्भ निरोधक विधि है जिसमें माँ को गर्भ निरोधक के लिए स्तनपान का उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है कि DPT टीके के किस तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए, यानी DPT का जो टीका है इसको किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में इसको रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। तो डीपीटी टीकी, फिर इसमें आगे देख लेते हैं। तो डीपीटी के टीके की बात करें तो डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस जिसे काली खांसी बोलते हैं से बचाव के लिए दिया जाने वाला टीका है। और डीपीटी टीके के 3 प्रकार होते हैं, ये आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं डीपीटी का टीका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है कि गर्भावस्था के दौरान उदर, भित्ति, जांघों और स्तनों में गुलाबी रंग के रैखिक निशान बन जाते हैं या पाए जाते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रोई
ग्रेविडोरम के कारण यह जो गुलाबी रंग के निशान होते हैं ये हो जाते हैं। इधर आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से पेट में जब गर्भवती होती है महिला तो जब महिला गर्भवती होती है तो इस प्रकार से निशान बन जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो स्ट्राइए ग्रेविडेरम गर्भावस्था के दौरान होने वाले खिंचाव के निशान होते हैं। ये त्वचा पर लकीरों जैसी रेखाएं होती हैं, इन्हें स्ट्रेच मार्क्स भी कहा जाता है। इन्हें ही स्ट्रेच मार्क्स भी कहा जाता है। ये निशान गर्भावस्था के दौरान त्वचा के तेजी से खींचने और हार्मोन के कारण होते हैं। ये निशान पेट, स्तनों और जांघों पर दिखाई पड़ते हैं। हालांकि किसी प्रकार के नुकसानदेह वाले नहीं हैं, लेकिन ये जब बॉडी में खिंचाव पड़ता है तो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया कि विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन ए, पूर्व निर्मित की बात की जा रही है। पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल डैश डैश के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, या किस खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जंतु मूल जो होते हैं, मूल रूप से जंतु के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, जब आप जंतु को खाते हैं तो उन खाद्य पदार्थों में जो पूर्व निर्मित विटामिन है ये पाया जाता है। उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं, तो इसमें पूर्व निर्मित विटामिन ए का उपयोग शरीर द्वारा सीधे किया जा सकता है। रेटिनॉल विटामिन ए के अच्छे खाद्य स्रोत में बीफ और चिकन, लीवर, पूरा दूध और पनीर शामिल है, जो कि आपको सारी चीज़ें जंतु या जो पशु हैं उन्हीं से मिलता है, इसलिए इसे जंतु मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इधर आप ये देख सकते हैं मांस, और इधर आप देख सकते हैं डायग्राम में चिकन और मटन रखा है। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं चिकन और मटन है, इसी के माध्यम से जो पूर्व निर्मित विटामिन है वो प्राप्त होते हैं, और बाकी दूध से निर्मित जो प्रोडक्ट है उसमें भी प्राप्त होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि दूसरी तिमाही में होने वाली कौन सी घटना गर्भवती माँ को गर्भावस्था को स्वीकार करने में मदद करती है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्विकनिंग जो है, या दूसरी तिमाही में होने वाली घटना को गर्भवती माँ को गर्भावस्था को स्वीकार करने की जो है मदद करती है। क्विकनिंग की बात करें क्या होता है, तो गर्भावस्था के दौरान जब गर्भवती महिला को गर्भाशय में भ्रूण की हलचल महसूस होती है तो इसे क्विकनिंग कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में बात करें तो बच्चे को पेट में लात मारना या किक मारना इसे कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जो इमेज है, ये 3 इडियट मूवी में ये वही इमेज है, जब ऑल इज वेल बोला जाता है तो बोलती है कि बच्चे ने किक मारा, पेट में लात मार रहा है। ठीक है, ये आप लोग को याद होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया कि फल तथा सब्जी निम्न में से किसके अच्छे स्रोत होते हैं, फल या सब्जी दोनों किसके अच्छे स्रोत होते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, खनिज लवण और विटामिन रेशे के फल और जो सब्जी है अच्छे स्रोत होते हैं। इधर आप देख सकते हैं डायग्राम में ये फल और सब्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया कि गर्भावस्था के पहले तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सी औषधियां निर्धारित की जाती हैं। गर्भावस्था के पहले जो तिमाही होती है उस टाइम पे कौन सी औषधियां निर्धारित की जाती हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल फोलिक एसिड जो है वो गर्भावस्था के तीसरे तिमाही में निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, फोलिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो गर्भावस्था से पहले हर रोज एक विटामिन पूरक लें जिसमें 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होना चाहिए, और गर्भावस्था के दौरान हर रोज एक प्रसव पूर्व विटामिन लें जिसमें 600 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको लेना है जब आप गर्भावस्था हो जाए, और इधर आप फोलिक एसिड की टेबलेट भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रवार स्तनपान कार्यक्रम माँ शुरू किया गया है। माँ जो कार्यक्रम है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा माँ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो 5 अगस्त 2016 को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के द्वारा यह शुरू किया गया था। और माँ कार्यक्रम का पूर्ण रूप की बात करें, पूर्ण अर्थ की बात करें तो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन इसका पूरा अर्थ है। ठीक है, और यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि स्तनपान को बढ़ावा देने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि गर्भावस्था के चरण में विकासशील भ्रूण शराब के प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है कब, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में, या समान रूप से सभी तिमाही में। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पहली तिमाही में इफेक्ट पड़ता है, जब अगर गर्भावस्था के दौरान कोई जो महिला है गर्भावस्था है और वो शराब का सेवन कर लेती है तो भ्रूण में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो पहली तिमाही में ही पड़ता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है निम्नलिखित में से किस टीके के कारण होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो बीमारी है TSS, तो यह किस टीके के कारण होता है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खसरा के कारण यह जो टॉक्सिक
शॉक सिंड्रोम बीमारी होती है, ठीक है। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बीमारी क्या है। तो TSS जो स्टेफिलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पोजेंस जैसे बैक्टीरिया के कारण होता है। तो किस बैक्टीरिया के? तो पोजेंस जैसे बैक्टीरिया के कारण यह होते हैं। यह एक संभावित घातक स्थिति होती है। इधर आप ये बैक्टीरिया देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है कि रोटा वायरस वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन का मार्ग क्या है, यानी रोटा वायरस वैक्सीन जो होती है आपको किसके माध्यम से दी जाती है? टीके के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, या आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है अंतःपेशी के माध्यम से दी जाती है, अंतःत्वची माध्यम से, इंट्राडर्मल त्वचा के अंदर से, या मुख से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख के माध्यम से रोटा वायरस की वैक्सीन जो है ये दी जाती है। रोटा वायरस की बात कर लेते हैं। इधर आप बच्चे के मुंह में देख सकते हैं रोटा वायरस की वैक्सीन ही दी जा रही है। और रोटा वायरस वैक्सीन स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा बच्चे के मुंह में दी जाती है। यह वैक्सीन तरल पदार्थ के रूप में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है कि यदि उचित स्वच्छता बनाए रखी जाए, यदि उचित स्वच्छता आप बनाए रखें तो निम्नलिखित में से कौन से रोग से बचा जा सकता है? ये जो रोग दिए गए हैं इनमें से किस रोग से बचा जा सकता है अगर आप अच्छे से स्वच्छतापूर्ण अपने शरीर में बनाए रखें? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एथलीट फुट और क्वाशियोकर, और फिर ऑप्शन बी है दस्त और एनीमिया, ऑप्शन सी है एथलीट फुट और जू, ऑप्शन डी है दाद और अस्थमा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एथलीट फुट और जू से बचाने के लिए या बचने के लिए आपको स्वच्छता बनाए रखनी पड़ेगी। बाकी एथलीट फुट और क्वाशियोकर का तो स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। दस्त और एनीमिया जो है आयरन की कमी के कारण होता है। दाद जो है ये स्वच्छता से ही है, लेकिन अस्थमा या जो है स्वच्छता की वजह नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, एथलीट फूट और जू जो होता है यह स्वच्छता के कारण होता है, ठीक है। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एथलीट फूट है, जो एथलीट फूट होता है ये इस तरह से हो जाता है। अगर आप सॉक्स पहन के ज़्यादातर लेटे रहते हैं और गंदा हो जाता है आपका सॉक्स, फिर भी आप उसी को यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपके पैर में भी हो सकता है। और एथलीट फुट पैरों में होने वाला एक फंगल संक्रमण है। यह किस प्रकार का संक्रमण है? तो फंगल संक्रमण है, यानी फफूंद के द्वारा। और फिर यह फंगस गर्म और नम वातावरण में पनपता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK की शुरुआत 7 जनवरी 2014 को हुई थी। यह कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया था। यह कार्यक्रम 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, आयरन की कमी से क्या हो जाता है, यानी आपकी बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको क्या होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। आपकी आयरन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो आपके सॉरी साफ तो आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो जाती है। और शरीर में आयरन की कमी होने पर एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया में शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे आपकी जब आरबीसी कम हो जाएगी आपके शरीर में, तो ऐसे ही आपको आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बच्चों की तेजी से वृद्धि और विकास के लिए जो बच्चों में पोषण की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों की तेजी से वृद्धि और विकास के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो तेजी से विकास और वृद्धि के लिए होता है, तो पोषण अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया है, क्वाशियोकर रोग किस कारण से होता है? क्वाशियोकर रोग जो है किस कारण से होता है? तो ये आपके ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभी हमने आपको ऊपर बताया कि प्रोटीन की कमी के कारण जो है वो क्वाशियोकर होता है। तो प्रोटीन की कमी से किसमें कैलोरी की कमी होती है, इसकी वजह से क्वाशियोकर होता है। इधर आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं इनको क्वाशियोकर है। और क्वाशियोकर एक गंभीर कुपोषण की बीमारी है जो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यह बीमारी ज़्यादातर बच्चों को दूध छुड़ाने के आसपास प्रभावित करती है। क्वाशियोकर में शरीर में एडीमा यानी सूजन आ जाती है, बॉडी में सूजन आ जाती है, क्योंकि जो है ये संपूर्ण पोषण इनको नहीं मिल पाता, प्रोटीन की कमी हो जाती है इसलिए बॉडी में। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी किस वर्ष समाप्त हुई, इसके ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्त हुई। फिर इसके बाद इसमें हम आगे देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बता देते हैं। पहली जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर 1956 तक रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। फिर 1966 से 1969 3 वर्ष का अवकाश रहा, आपको ये ध्यान रखना है। फिर
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, फिर उसके बाद 1978 से 80 तक 2 साल तक रोलिंग प्लान रहा, ठीक है। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई 1980 से 85 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 से 90 तक, फिर वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 इधर रही। फिर उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय की बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक, और इधर नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक। ये आपकी सारी पंचवर्षीय योजना हो गई, इनको आपको ध्यान रखना है। और अगर आप लोग को प्रॉपर सेपरेट इसका एक वीडियो चाहिए सभी पंचवर्षीय योजनाओं का, इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन, तो हम आपको ला कर दे सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया गया है कि एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS केंद्र डैश डैश द्वारा चलाया जाता है, यानी एकीकृत बाल विकास जो सेवा ICDS जो है वो किसके माध्यम से चलाए जाते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो सहायक नर्स प्रस्तावित ANM के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं। प्रस्ताविका NM के द्वारा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स PHN के द्वारा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी दाई, ये भी नहीं। ऑप्शन डी जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा यह चलाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 दिया गया है कि अतिसार के कारण मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है। अतिसार में मृत्यु का सबसे जो आम कारण होता है किस वजह से मृत्यु हो जाती है, जब इंसान को अतिसार होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं, इसकी वजह से अतिसार जब होता है तो मृत्यु हो जाती है। बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है, इनमें से कौन से रोग हैं जो कि संचारी हैं, फैल जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्टुसिस जो है यह संचारी रोग है। पर्टुसिस को और क्या बोलते हैं, तो पर्टुसिस को ही काली खांसी भी बोलते हैं, आप सबको ये पता होगा। और काली खांसी, पर्टुसिस काली खांसी जिसे लंबे समय से बचपन की बीमारी माना जाता है, किसी भी उम्र में गंभीर हो सकती है, यह जीवाणु संक्रमित रोग होता है। ये बच्चे को देख सकते हैं जो कि काली खांसी से ग्रसित बच्चा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है कि निम्न में से किस एक को छोड़कर, इनमें से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव हैं। इनमें से एक को छोड़ के बाकी सभी जो है वो मोटापे के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्प रक्तचाप जो होता है, लो ब्लड प्रेशर, यह मोटापे का कारण नहीं है। बाकी हाइपरलिपिडेमिया ये भी मोटापे का कारण है, ग्लूकोज असहजता ये भी मोटापे का कारण है, हृदय धमनी रोग जो है यह भी मोटापे का कारण होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। यानी आपने देखा होगा जब पल्स पोलियो अभियान या बाकी कुछ भी होता है टीके के, तो जो एनएम कार्यकर्ता हैं, एनएम द्वारा एक बॉक्स लेके जाया जाता है। वो बॉक्स जो है उन्हीं के माध्यम से, उसी में आपने देखा होगा वो जो मेंट्री थी, उसी में आपने देखा होगा टीके उसी में रखे होते हैं। तो उस बॉक्स के क्या कहते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, वैक्सीन कैरियर उसे बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल ही किया जाता है। वैक्सीन कैरियर यही है, इसको आपने देखा होगा। फिर वैक्सीन कैरियर बॉक्स वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटेड कंटेनर होता है। और वैक्सीन कैरियर बॉक्स कोल्ड बॉक्स से छोटा होता है। कोल्ड बॉक्स जो है वो हॉस्पिटल में रखा होता है, छोटी मोटी जगह ले जाने के लिए इस बॉक्स का यूज किया जाता है ना, वैक्सीन कैरियर बॉक्स का। फिर इसके बाद आगे इसमें देख लेते हैं। तो जो कोल्ड बॉक्स होता है छोटा होता है, यह जो वैक्सीन कैरियर बॉक्स जो होता है कोल्ड बॉक्स से छोटा होता है और इसे ले जाने में आसान भी होता है। इसे आप इजीली लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। और आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।